हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट एंड मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। एक गैप के बाद हम लोग आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है रेजोनेंस। हमने बात की थी कि दो इफ़ेक्ट्स और बचते हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि अनुनाद और अतिसंयुग्मन। तो हम लोग आज रेजोनेंस देखेंगे। ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये आपके सिलेबस वाइज एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेटा। तो आते हैं रेजोनेंस का क्या मतलब होता है। रेजोनेंस या अनुनाद आपने जरूर क्लासिफिकेशन पढ़ते वक्त या फिर एरोमेटिसिटी पढ़ते वक्त हम लोगों ने बात की थी कि जैसे बेंजीन जो है, बेंजीन मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, ये सारे कॉर्नर्स कार्बन हैं और इनसे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। फिर यहाँ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बेंजीन की ये मिलती है। फिर हम एक दूसरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसमें कुछ और डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे 6 कार्बन थे तो यहाँ भी 6 कार्बन होते हैं, बट यहाँ पे मान लो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इससे चलता है। 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ भी हैं, 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ भी हैं, 6 कार्बन यहाँ भी हैं, 6 कार्बन यहाँ भी हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी। बट इन दोनों में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है भाई। नंबर ऑफ एटम्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये कह लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कुछ डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड, 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ और है। एटम से मॉलिक्यूल सेम वही है, परमाणु भी वही हैं, एटम्स वही हैं, उनकी संख्या वही है एटम्स की, उनका अरेंजमेंट सेम है। बट डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आई, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में आई। जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये कहीं पे 1 2 के बीच डबल बॉन्ड, तो यहाँ 1 2 के बीच सिंगल बॉन्ड आया। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आपने बनाया और बेंजीन की ये स्ट्रक्चर बनाई। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में से बेंजीन की 100% प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के कैपेबल कोई नहीं है, या इन दोनों ही स्ट्रक्चर से आप बेंजीन की 100% प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर पाते हो। ये दोनों स्ट्रक्चर कही जाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हिंदी में बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। फिर इनके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर, अब जो डबल बॉन्ड है ये डिलोकलाइज्ड है, मतलब घूम रहा है, तो इसको आप इस ढंग से भी दिखा सकते हो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में बाई डायरेक्शनल एरो लगाते हैं, द्विदिशात्मक तीर लगा देते हैं, और ये डबल बॉन्ड ये ऐसे मूव कर गया, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। ये बेंजीन का बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनाद संकर है, अनुनाद संकर। मतलब ये है, ये बेंजीन की 100% प्रॉपर्टी डिस्कस करती है। जैसे मान लो एक कोई लड़का है प्रशांत, अब ये प्रशांत जो है कहीं पे स्टूडेंट बन जाते होंगे, कहीं पे किसी के भाई बन जाते होंगे, कहीं पे किसी के बेटे बन जाते होंगे, कहीं किसी के फ्रेंड हो जाते होंगे। तो ये जो वेरियस रोल्स हैं इनके, ये इनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब उनकी 100% प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली जो प्रशांत हैं, या जैसे अमिताभ बच्चन जी को आप ले लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब अब किसी फिल्म में शहंशाह बन गया, किसी फिल्म में बागवान में एकदम एक बुजुर्ग बन गए, कहीं पे वो इंस्पेक्टर बन गए, कहीं शराबी बन गए। तो क्या बच्चन साहब शराबी हैं? नहीं,
है ना, वो उनके डिफरेंट रोल्स हैं। तो बच्चन साहब के जो डिफरेंट रोल्स हैं वो उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। अब असली वाले बच्चन साहब वो अपने बंगले में प्रतीक्षा, वहाँ पे जो है असली बच्चन साहब आपको मिलेंगे, जो उनका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन जब ऐसे सेवरल फॉर्म्स में लिखा जाए जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का डिफरेंस है, तो उन सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उनके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इन सब की प्रॉपर्टीज को, जैसे ये 100% नहीं डिस्कस कर रहे हैं बट ये 100% डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है। और इस फिनोमिना को आप बोलते हो रेजोनेंस, अनुनाद का नाम देते हैं ना। तो रेजोनेंस क्या हुआ कि इफ सेवरल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी ड्रॉन by just difference of electronic arrangement, not by the difference of number of atoms or arrangement of atoms, then these structures are called resonating structures and phenomena is called resonance hybrid। मतलब ये हुआ कि परमाणुओं की संख्या, उनकी व्यवस्था में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में डिफरेंस है। मतलब जो बॉन्ड, जैसे यहाँ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो कहीं डबल, कहीं फर्स्ट सेकेंड के बीच में, कहीं डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में है, तो ये बोले जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की 100% प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करती हैं। डिस्कस कौन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड करता है, अनुनाद संकर करता है। ये जैसे आप बनाते हो, हमने कार्बोक्सिलेट आयन ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये होता है ना RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन अगर चला जाए, अभी यहाँ पे कितने पेयर हैं? 1 2 पेयर। ये हाइड्रोजन अगर चला जाए तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक पेयर और बढ़ चुका है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से बना कार्बोक्सिलेट आयन। चलिए इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अभी क्या है, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्सीजन कह लो और ये सेकेंड ऑक्सीजन कह लो, तो यहाँ अभी कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या है, कार्बन एंड सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये RC यहाँ नेगेटिव चार्ज आए, 3 लोन पेयर्स दिखें और इसके बीच में डबल बॉन्ड रहे। तो ये क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए कि सिंगल एल्किल ग्रुप है, इसमें भी एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन इसमें भी, 2 ऑक्सीजन इसमें भी। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस कहाँ है? इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड दिख रहे थे और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था। बाद में क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन की भी वैलेंसी सैचुरेटेड है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन की क्या कही जाएंगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कही जाएंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनका क्या मतलब है? ये कार्बोक्सिलेट आयन की कुछ प्रॉपर्टी आप इसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, कुछ इसके अकॉर्डिंग। 100% डिस्कस करना है तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या हुआ, RCO एंड O, और इनके बीच में ये जो नेगेटिव चार्ज है शिफ्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में डीलोकलाइज है, अस्थिर है। तो ये ऐसे दिखाया आपने, ये हो गया, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का। तो इस तरह से हमने समझा कि रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड क्या चीज होता है। मतलब ये है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो 100% प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर पाते वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं, और जो डिस्कस कर देता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, अनुनाद संकर बन जाता है। और खास बात क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का होता है। तो रेजोनेंस एक तरह से क्या बताता है, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी और उसके स्ट्रक्चर को रिलेट करता है, इनको संबंधित करता है कि संरचना और गुणों का क्या संबंध है। तो फिर हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं
कि रेजोनेंस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले एक चीज आप ये समझ लीजिए कि रेजोनेंस में भी आपको कई तरह के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मेसोमेरिज्म में भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे। तो जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन का होना जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं। मेसोमेरिज्म आपने जो पढ़ा था या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसमें कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेशन आपको याद आ रहा हो, पिछली वीडियो ऑर्गेनिक सीरीज की आप देखे होंगे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इनमें से कोई एक क्राइटेरिया रहेगी तभी जाके मेसोमेरिज्म होगा। लेकिन रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन का होना जरूरी नहीं है। यही मेन डिफरेंस है इनमें। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेंस कब दिखाएगा कंपाउंड। रेजोनेंस के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? पहली चीज तो यही कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या और इनका अरेंजमेंट, इनकी व्यवस्था सेम होनी चाहिए। इनमें कोई बदलाव ना आ रहा हो, परमाणुओं की संख्या में बदलाव ना आ रहा हो और इनके अरेंजमेंट में कोई बदलाव ना आ रहा हो। बदलाव कहां पे आ रहा हो? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में बदलाव आ रहा हो, इसमें चेंज आ रहा हो। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था है, ये कैसे, मतलब कहीं डबल बॉन्ड, कहीं सिंगल बॉन्ड, कहीं लोन पेयर, एक एटम पे लोन पेयर कभी एक है, एक पे एक भी नहीं है, फिर एक बार इस एटम पे आ गया लोन पेयर, यहां नहीं दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिफर कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल होने चाहिए वो या तो नियरली प्लेनर हो या फिर प्लेनर ही हो जाएं। प्लेनर के लिए समतली होने चाहिए या लगभग समतली हो। इसके लिए क्या आपको बताया गया था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो हर सेंटर का। ये चीज हो गई। तीसरी बात यह है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब अनुनाद संकर हो, ये स्टेबलाइज होता हो एक खास टाइप की एनर्जी जिसको आप बोलते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। मतलब ये समझिए, हमने बात की कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो 100% प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कम स्टेबल भी होते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे आप ये बताइए, हमने एग्जाम्पल उठाया कि अमिताभ बच्चन साहब ने कभी शराबी का रोल लिया, कभी शहंशाह का रोल लिया, कभी बागवान में पिताजी बन गए, है ना। तो ये बताओ वो रोल्स कितने दिन के लिए, या वो रोल वो क्या जिंदगी भर जी रहे हैं? वो जिया, खत्म, फिल्म के साथ वो चला गया। एक्चुअल जो अमिताभ बच्चन साहब हैं वो तो जब आप उनको सामने से मिलोगे वही है ना। तो स्टेबल कौन है? जो हाइब्रिड है वो स्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये होती है रेजोनेंस एनर्जी। अभी इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस के टाइप्स की। रेजोनेंस के टाइप्स की बात करें, प्रकारों की बात करें, तो रेजोनेंस 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है आइसोवैलेंट या समसंयोजी। समसंयोजी रेजोनेंस का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम होने चाहिए, दोनों ही या 2 से ज्यादा जितनी भी स्ट्रक्चर्स मिल रही हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम हो, बंधों की संख्या क्या हो, एक जैसी हो। आप गौर करेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि बंधों की संख्या एक ही हो, बॉन्ड्स का नंबर सेम हो। हाँ, ये है कि बॉन्ड का डिफरेंस अलग अलग आने वाला है। अगर नंबर भी सेम आ गया तो आइसोवैलेंट टाइप का हो जाएगा। जैसे अभी हमने बनाया था RC डबल बॉन्ड को, यहां वो बनाया नेगेटिव चार्ज, फिर बनाया
C सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। तो यहां क्या हुआ, इसमें कितने डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? सिंगल डबल बॉन्ड, एक द्विबंध है इसमें भी तो एक ही डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, चार्ज एक एक नेगेटिव चार्ज इसमें, एक नेगेटिव चार्ज इसमें। तो सब आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको सेम मिलने वाले हैं। तो ऐसे रेजोनेंस को आप बोलते हो, ऐसे अनुनाद को बोलते हो आइसोवैलेंट रेजोनेंस, समसंयोजी अनुनाद का नाम देते हो। लेकिन दूसरा होता है हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस क्या है? हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस क्या है भाई? हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH2 CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये मॉलिक्यूल हो, मान लो एक एल्कीन मॉलिक्यूल हमने लिया है। यहां देखो, ये इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। से दैट ये बॉन्ड टूट करके यहां और ये बॉन्ड टूट के यहां आ गया, मतलब कुछ इस तरह से CH2 पे आया प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इसके अपोजिट भी हो सकता था, यहां से बॉन्ड आता इधर, मतलब कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड मान लो यहां बॉन्ड दिया होता और ये इधर चार्ज आ जाता, तो कुछ इस तरह से मिलता, CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं इसकी, एल्कीन की। ये क्या है? 1 2 3 4, ब्यूटा डाइईन 1 and 3। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ पे नेगेटिव। यहाँ क्या होगा? फर्स्ट पे नेगेटिव, फोर्थ पे पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या दिखा? सिंगल डबल बॉन्ड दिखा, और यहाँ भी सिंगल डबल बॉन्ड दिखा। तो ये हेट्रोवैलेंट बोला जाएगा। जब बंधों की संख्या अलग अलग मिल रही है, मॉलिक्यूल वही है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो बदलना ही बदलना है, तभी तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये यहाँ पे बेटा 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल डबल बॉन्ड। तो ये बोले जाते हैं हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस का टाइप है ये। आपको ये जानना जरूरी है कि जो आइसोवैलेंट रेजोनेंस है, यही बहुत सिग्निफिकेंस है, यही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है बेटा, मोर सिग्निफिकेंट। मोर सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि जब हम बात करेंगे रेजोनेंस की, तो ज्यादा चर्चा में कौन रहने वाला है? आइसोवैलेंट वाला ही रहने वाला है, या जो आपको एग्जांपल्स मिलते हैं वो आइसोवैलेंट वाले ज्यादा मिलते हैं। हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस हमारे लिए लेस सिग्निफिकेंट है। ये चीज हो गई। एक बात यही, जब हम हेट्रोवैलेंट समझ रहे हैं तो एक बात समझ ली जाए कि जैसे आप देख रहे हो कि ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मिली हैं, इसमें ये न्यूट्रल है, इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, और ये चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, आवेशित है, ये भी चार्ज्ड है, यानी कि आवेशित है। तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन होगा? जो न्यूट्रल वाला होगा, यही मोस्ट स्टेबल होता है। एक फीचर आप पढ़ लिए लगे हाथ कि जितनी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं, उनमें जो उदासीन लिखा गया है वो मोस्ट स्टेबल होता है। जो चार्ज्ड होती हैं, जो आवेशित होती हैं, वो लेस स्टेबल होती हैं। इसको आप बना लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं हम लोग, ये जैसे बना सकते हैं, CO2 है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इससे मान लो यहां बॉन्ड टूट के आया, तो ये CO नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O। और यही बॉन्ड अगर इधर टूटा होता तो क्या होता? C डबल बॉन्ड O, यहां पॉजिटिव और फिर यहां नेगेटिव। तो ये चार्ज है,
ये भी चार्ज है, आवेशित है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो अब आप समझ सकते हैं कौन मोस्ट स्टेबल होगा। आपसे ये दे दिया कि विच वन स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, तो ये जो न्यूट्रल है वो मोस्ट स्टेबल होगा। इससे हम एक कंक्लूजन पा गए। दूसरी चीजें होती है कि स्टेबिलिटी जो होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, स्थायित्व जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं की जो संख्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही स्थायित्व ज्यादा मिलेगा, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। क्या है इसका मतलब बेटा? इसका मतलब यह है, जैसे आपसे पूछा गया कि फ्यूरॉन है, यहां लोन पेयर्स होते हैं, ये फ्यूरॉन है। ये क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, जब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये थायोफीन होता है। आपसे पूछा कि इनमें से स्टेबल कौन है, तो अब बात ये है, आप जानते हो, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड भाई, इसमें 2s 2p तक मामला पहुंचेगा, और इसमें कहां तक पहुंच जाएगा, 3s 3p 3d तक मामला पहुंच जाएगा। मतलब यह है कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। सल्फर के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, अपूर्ण d कक्षक है। लिख सकते हो आप स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p 4। सल्फर का लिखोगे 16 होता है एटॉमिक नंबर सल्फर, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4, और भैया 3d 0 है ना, d खाली। तो यहां वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है। इस वजह से इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इसके कम मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, बनाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। वजह क्यों इसके 10 मिल रहे हैं, क्यों इसके 5? वजह यही है कि इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। तो अब आप बताओ कौन स्टेबल होगा? थायोफीन विल बी मोर स्टेबल देन फ्यूरान। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मोस्ट स्टेबल होगा। तो भाई जिसके पास जितने वैकेंट d ऑर्बिटल उतनी ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उतने ज्यादा अनुनादी संरचनाएं, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो गई। तो ऑलमोस्ट रेजोनेंस खत्म हो चुका है। एक चीज हम लोगों को रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी समझ लेनी है। रेजोनेंस एनर्जी अभी हमने बात की कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मोर स्टेबल है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी एनर्जी से कम होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी। आप समझिए, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जितनी एनर्जी से ये स्टेबलाइज होता है, जिस एनर्जी से इसका स्टेबलाइजेशन होता है, स्थायित्व प्राप्त करता है, उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मीन्स द एनर्जी बाय विच अ रेजोनेंस हाइब्रिड इज स्टेबलाइज्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि वह ऊर्जा जिससे अनुनाद संकर स्थायित्व प्राप्त करता है, इसको हम अनुनाद ऊर्जा बोलते हैं। अब बात यह है कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं।
तो इसको हम हीट ऑफ कंबस्शन के फॉर्म में मेज़र कर लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में मेज़र कर लेते हैं। तो जैसे बेंजीन की एनर्जी जो है, बेंजीन के लिए अगर हम बात करें तो जो हीट ऑफ कंबस्शन है बेटा ऑब्जर्व्ड, वो होता है 795 किलो कैलोरी पर मोल। और जो इसका हीट ऑफ कंबस्शन कैलकुलेटेड है, मतलब ये हमने देखा कि इतनी एनर्जी इसकी मिल रही है, लेकिन कैलकुलेशन से कितनी मिलनी चाहिए थी, ये 59 हो जाता है बस, 759 किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको निकालना है कि भाई रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन फॉर C6H6, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ कंबस्शन, हीट को आप डेल्टा से एच से दिखाते हो, ऑब्जर्व्ड माइनस डेल एच ऑफ कंबस्शन कैलकुलेटेड, कितना हो गया 795 माइनस 759 आया कितना 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी हो गई, है ना। 795 माइनस 759 इधर मेजर कर लेंगे, अगर वो पोर्शन ना दिख रहा हो इसमें से इसको माइनस कर देना है। क्या करेंगे, 795 माइनस 759 आ गया 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये बेंजीन के लिए रेजोनेंस एनर्जी हो गई। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जिससे रेजोनेंस हाइब्रिड खुद को स्टेबलाइज करता है। और ये इतनी बातें मुझे लगती हैं रेजोनेंस के लिए ज़रूरी थी, जो आपके लिए, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपके लिए आगे हम लोग स्टेबिलिटी वगैरह निकालेंगे जब मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ ज़रूरी होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपका DDU गोरखपुर जो है, इसमें रेजोनेंस 11 फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही एक टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन है, आने वाली वीडियोज़ में ऑर्गेनिक की जो आएंगी उसमें हम लोग देखा जाएगा। तो ये हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक, और अब जाके हमने रेजोनेंस निपटा लिया है। आगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए, कुछ क्यूरीज हो तो हमसे डिस्कस करिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।